हाँ जी फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो अगला टॉपिक है वो सैलिएंट पॉइंट्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या हैं, कि इनके बीच में मूलभूत जो मतलब फंडामेंटल जो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे अलग हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा कि हमारे पास में इसके डिफरेंसेस को लेकर 5 बेसिस हैं। ठीक है, पहला बेसिस है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, मैं हाईलाइट भी करते रहता हूँ साथ साथ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है जी। सेकंड में है हमारा फोकस ऑफ स्टडी। थर्ड में हमारा, एक सेकंड में इसको, हाँ जी, ठीक है, थर्ड में हमारा है बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ है हमारा मेथड्स ऑफ स्टडी। एंड फिफ्थ है हमारा सेट्स ऑफ एजम्पशन। देखिए जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके निमोनिक दिए थे। ठीक है, वैसे ही मतलब अकाउंट्स की वीडियो में और इको की वीडियो में मैं जनरली निमोनिक्स वगैरह देता रहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं उनको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक फ़्लैश कार्ड्स बनाएं, जहाँ पर वो जो मैं शॉर्टकट देता हूँ अपनी कॉपी पे, जब भी पेन कॉपी लेके आप बैठे तो नोट्स जब बनाते हैं तो साइड में निमोनिक भी नोट डाउन करते रहें। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो याद करने का पूरा निमोनिक आपको नीचे दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है हमारे पास में। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहले थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को 5 बेसिस पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो कैसे अलग करते हैं एक दूसरे को, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे अलग है। पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, चीज़ें आपको अभी साथ साथ ही याद हो जाएंगी। क्या कहते हैं यहाँ पर कि देर इज़ अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक इशू रिलेटिंग टू अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। देखो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है सिंगल इकोनॉमिक यूनिट में। देखो हमेशा से बताता आया हूँ मैं, एक सेकेंड रुको, मैं हमेशा से बताता आया हूँ इस बात को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो हमेशा सिंगल यूनिट को स्टडी करता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा सिंगल यूनिट को स्टडी करता है। देखिए ना, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी रिलेटिंग टू अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो, चाहे वो इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडस्ट्री हो। ठीक है जी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है ऐसे इशू को जो कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एन इकोनॉमी है। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल फॉर्म्स। देखो जो पहले अगर आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहाँ पर सिंगल फॉर्म थी, देखो ये सिंगल फॉर्म है। ठीक है, बट अगर मैक्रो में देखोगे तो ये यहाँ पर इसने क्या बोला है, ऑल फॉर्म्स। बस इतना ही फ़र्क है, माइक्रो इज टॉकिंग अबाउट सिंगल यूनिट एंड मैक्रो इज टॉकिंग अबाउट ऑल यूनिट्स। ठीक है ना। चलो, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो होगा, माइक्रो में भी एग्रीगेशन वर्ड यूज़ होता है, मैक्रो में भी एग्रीगेशन वर्ड यूज़ होता है। माइक्रो में एग्रीगेशन जो वर्ड होता है वो स्मॉल स्केल पर होता है, जैसे एक फर्म है, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें सभी तरह की इंडस्ट्रीज़, ऑल इंडस्ट्रीज़ अगर हम लोग बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अगर सिर्फ मैं बात करता हूँ, देखो पेन की इंडस्ट्री, अगर मैं बात करता हूँ हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री, सिंगल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो ये आ जाएगी आपकी किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट सभी इंडस्ट्रीज़, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल्स है, चाहे वो पेन है, या कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज़ अगर टोटल इंडस्ट्री देश की अगर 10 इंडस्ट्रीज़ हैं सारी मिला के, तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगी। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट हमारा फोकस ऑफ स्टडी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फोकस रहता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3P रहता है। क्या रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है 3P। ठीक है, 3P का मतलब क्या होता है, 3P का मतलब प्रिंसिपल, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है, प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है और पॉलिसीज़ को स्टडी करता है। 3P पॉलिसी है, प्रिंसिपल, प्रॉब्लम और पॉलिसी। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इसको स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी करता है इसको। कैसे स्टडी करता है, बहुत ध्यान से देखें। अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है प्रिंसिपल्स को, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ को, मतलब क्या सिद्धांत है, क्या समस्याएं हैं और क्या पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो ये है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे सभी संसाधनों का बंटवारा किया जाए जो हमारे हाथ में। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस बात को स्टडी करता है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो है, उसका भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ उसमें भी सेम ही रहता है कि उसमें भी सिद्धांत के बारे में स्टडी करता है, प्रॉब्लम समस्याओं के बारे में स्टडी करता है, पॉलिसीज़ क्या उसने पॉलिसी बनानी है उसके ऊपर स्टडी करता है। बट ये जो स्टडी करता है वो करता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कि देश में कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, कितना ग्रोथ होगा, देश की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इसका फोकस और स्टडी है। होपफुली आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं साथ में तो नोट करते रहे। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी, चलें थर्ड पॉइंट पे आते हैं एक बार। थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है यहाँ पर, बेसिक पैरामीटर ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। देखो ये जानना ज़रूरी है कि क्या बेसिक पैरामीटर है या किस बेसिस पर, मतलब किन कारणों पर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थे अस्तित्व में है। ठीक है, किन कारणों की वजह से, या क्या ऐसा बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं कहते हैं इसके बारे में स्टडी हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, जो मेन डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये जो प्रोफेसर जी थिमा, देखो नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नाम मेंशन करते हो तो टीचर को ये समझ में आता है कि बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं तो आपको नाम मेंशन करने पड़ेंगे। और लेकिन गारंटेड जो नाम मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही यूनिवर्सल और बहुत ही क्या कैसे बताएं कि मतलब बहुत स्पेशल है। ठीक है, जो कि बुक्स वाले लिखते नहीं हैं इतनी जल्दी से, क्योंकि वो ये मानते हैं कि स्कूल के तो बच्चे हैं। ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, और जब भी पढ़ो तो बहुत खतरनाक पढ़ाई करो जिससे कि सामने वाले को लगे कि नहीं यार ये बहुत स्पेशल है और आपको सब चीज़ पता है। ठीक है ना, तो एक्सपर्ट व्यू होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, प्रोफेसर जी थीमा, मेन डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एज पर प्रोफेसर जी थीमा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, जो मेरा मैं पॉइंट आउट करता हूँ। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसके लिए सब्जेक्ट मैटर जो है, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्राइस है। मैंने आपको शायद पता नहीं 11th में जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड अपॉन द प्राइस थ्योरी। ठीक है ना, कि क्या कीमत रहेगी। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है। देखिए, अगर प्राइस के बारे में सोचते हैं तो फिर डिमांड आ जाती है। ठीक है, फिर हम रिसोर्सेज को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कीमत जितनी होगी उसके हिसाब से रिसोर्सेज चेक किए जाएंगे, और रिसोर्सेज चेक करने के बाद में अब रिसोर्सेज किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्राइस के ही इर्द गिर्द घूमती है। कैसे, इस पॉइंट को हम लोग बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट क्या है कि मेन डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है प्रोफेसर जी थिमा के हिसाब से। प्रोफेसर जी थिमा पॉइंट्स आउट दैट वाइल प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, के माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर जो है प्राइस है। मैंने आपको बताया कि प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, उन्होंने भी सेम बात बोली। इसके बाद में इट इज़ इनकम इन केस ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, पूरी इकोनॉमी का। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अ बेसिक पैरामीटर, व्हाट इज़ अ बेसिक पैरामीटर ऑफ, अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसमें, व्हाट इज़ द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड, बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस। ठीक है ना, वहीं अगर हम लोग बात करें कि बेसिक पैरामीटर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा, बेसिक पैरामीटर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होगा, तो उसको देखते हैं। बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो क्या होगा, वो होगा एम्प्लॉयमेंट, वो होगा इनकम, और वो होगा ग्रोथ। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि व्हाट इज़ अ बेसिक पैरामीटर ऑफ व्हाट इज़ अ बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर जी थीमा के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर है आपका प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पैरामीटर है वो है इनकम। ठीक है, चलो
माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखो, और इसने बोला है कि अगर हम इसको प्राइस को और अगर हिस्सों में तोड़ दें तो हमें जानने को मिलेगा कि कंज्यूमर्स, जो उसके चैप्टर्स भी थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़े, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी थी हमने, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे हम लोगों ने, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह, ठीक है। हाँ जी। तो उसने बोला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने जो डिसीजंस लेती है, मोस्टली जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट मार्केट के प्राइसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। बट यहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें, ठीक है, तो इनके जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, वो रिगार्डिंग है एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर आपने तो बोला था, आपने बोला था देखो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपने बोला था देखो इनकम के बारे में, आपने बोला था देखो ग्रोथ के बारे में, देखो लिखो सामने भी लिखा है ना ग्रीन पेन से, बेसिक पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ग्रोथ, ठीक है मेरे बच्चे, मैं यही बात कह रहा हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट देखो ना, हर चीज़ को कहने के बहुत सारे तरीके, अभी आप देखो जैसे जैसे आप 12th में आगे जाओगे ना, आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो हर किसी चीज़ को कहने के तरीके के वर्ड्स में बदलाव आता जाएगा, बट उसका मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। चाहे मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी, अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसा होगा, देखो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो मुझे बताओ कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है, क्या आपकी सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पैसे नहीं कमाओगे तो क्या कंजप्शन कर पाओगे, इनकम होगी तो देखो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना, सेविंग्स नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं हो सकती, कहने के तरीके बस अलग है, ठीक है, बाकी मीनिंग सबका सेम है। चैप्टर जब नाम बदलता है ना, ठीक है, तो उसके वर्ड्स भी बदल जाते हैं, बट क्या उसका मीनिंग बदलता है, नहीं समझा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही रहा है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप धीरे धीरे इस बात को एक्सपीरियंस करोगे कि वर्ड्स बदल जाएंगे बट उनका मीनिंग नहीं बदलेगा। ये बात जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने ये पॉइंट बहुत बार फिगर आउट किया था कि देखो वर्ड्स बदल रहे हैं, डायग्राम्स नहीं बदलते हैं। जैसे टीपीएमपी का कर्व था, वो भी पहले धीरे धीरे राइज करता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर फॉल होता है, ठीक है, ऐसे टीआर कर्व भी होता है, ठीक है। तो ये सारे कर्व वगैरह एक जैसे हैं, टोटल कॉस्ट कर्व उठा लो, ठीक है, तो ये एक ही जैसे कर्व हैं, इनका जो मीनिंग है, जो इनका सेंट्रल आइडिया है वो सेम रहता है, ठीक है, बट इनके वर्ड्स और उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में मेथड्स ऑफ स्टडी। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसने क्या बोला है यहाँ पर, इन फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल, ठीक है, जब हम लोग इनके प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जब हम इनके प्रिंसिपल्स बनाते हैं तो प्रिंसिपल्स बनाते समय इन फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट करते हैं, वो तब हम हमेशा ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो फुल है, ठीक है ना। और प्लस ये बात तो आप लोगों ने हमेशा पढ़ी है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, ठीक है, वी एज्यूम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है ना। ऐसा मान के चलते हैं जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम थ्योरी बनाते हैं, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट करते हैं, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो हम हमेशा मानते हैं कि एक चीज़ को बताते समय बाकी सब चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। जैसे देखो फॉर इंस्टांस लॉ ऑफ डिमांड, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो डिमांड और प्राइस के बारे में बात करते हैं, और उसके अलावा बाकी जो फैक्टर होते हैं जैसे इनकम हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर का बिहेवियर हो गया, उसकी हैबिट हो गई, टेस्ट हो गया, प्राइसेस हो गया, और अदर कमोडिटी, वो सब कैसे होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को ड्राफ्ट करने की थ्योरी है, ठीक है, और इसी तरह की थ्योरी को एक नाम से जाना जाता है जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। और ये मैं गारंटी कहता हूँ आपकी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन है और ये बड़े लोगों को पता होता है, ठीक है। बट जब अपन अपने आंसर में लिखोगे तो आपके टीचर्स बहुत इंप्रेस होंगे, ठीक है। ये बहुत सुंदर और बहुत मेहनत करके मैंने सब आंसर्स को ड्राफ्ट किया, तो कोशिश करना आप भी इसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब हम लोग प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट करते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट कंजप्शन के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के। बिलीव मी ये सब चैप्टर्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। तो एक वर्ड से अगर मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ जाए, ना तो मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर उसकी पॉलिसीज़ निर्धारित की जाती है, वो है आपकी प्राइस थ्योरी। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, ठीक है, वो है आपका आपका अगर इनकम इनकम
कॉमा एम्प्लॉयमेंट कॉमा ग्रोथ, ठीक है, इनके बेसिस पे होता है। फिर उसको वो अलग अलग नाम से बता देता है, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेविंग्स पॉलिसी, कंजप्शन पॉलिसी, ठीक है ना। और उसको फिर दोबारा उसका नाम बदल के बोल देता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इस तरह की थ्योरी को वो क्या नाम देता है, क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है, क्वासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है जी। हाँ जी सर। सर थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो रही है, ठीक है, मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और उसके बाद में अगर आप पेशेंटली थोड़ा सा अगर इस चीज़ को आगे लेके जाओगे तो मैं गारंटी कहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि मार्च तक हम लोगों को जाना है, पेपर अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है, और ये एक प्याज की तरह है जो लेयर बाय लेयर खुलता जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी होपफुली, ठीक है। पाँचों पॉइंट पे आते हैं, सेट ऑफ एजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड अपॉन द डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। ये तो बात सही है कि भाई ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पे बिल्कुल डिफरेंट सेट है। बट मैं फिर भी कहता हूँ कि इसके अंदर ना बहुत सारे पैराडॉक्सेस है, मैं इसके बारे में बात करूँगा अभी नीचे, ठीक है। पैराडॉक्सेस का मतलब कई बार ये कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है। अगर बिल्कुल अलग है तो इनके बीच में सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बट बहुत हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसलिए क्लास 11th में आपने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ी, उसके बाद में क्लास 12 में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक बेस है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। तो अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं जहाँ पर माइक्रो मैक्रो से कोई लेना देना नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द थ्योरी में आप देखेंगे कि माइक्रो के बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएगी। तो उसने बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड अपॉन द डिफरेंट सेट्स, कंप्लीटली सच बात नहीं है ये, ठीक है ना। ऐसा ऑफन आमतौर पर एज्यूम किया जाता है, ठीक है ना, दैट देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ऐसा माना जाता है जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि अपने आप में गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश में सभी नागरिकों के पास में सब कुछ काम है, ठीक है ना। तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी को बनाया जाता है तो एजम्पशन ली जाती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जब ऐसा माना जाता है तो चीज़ें अधूरी आएंगी ना, क्योंकि हर चीज़ तो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। टोटल आउटपुट है, टोटल एक्सपेंडिचर आर टेकन एज अ गिवन, ठीक है ना, कि हमें एक्सपेंडिचर भी पहले से पता है, टोटल आउटपुट का मतलब हमें टोटल सेल्स भी पता है कि कितनी, टोटल आउटपुट का मतलब टोटल प्रोडक्शन से मतलब है यहाँ पर कि कितना इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumption it is sought to know how optimal allocation of resources takes place and how different economic units achieve equilibrium position, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अचीव किया जाए। अब वो हमारा क्लास 11th का टॉपिक था, बट अभी आप ये समझ के चलो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी के हिसाब से हम हमेशा ये देखते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम अपने आप को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं और बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं अपने प्रोडक्शन से, ठीक है ना। तो ये बेस्ड है किसके ऊपर, ये बेस्ड है किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि कैसे इकोनॉमिक यूनिट से हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अचीव करें। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो जनरली एज्यूम करता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे हो, और उसका बेस क्या है, उसका बेस है, उसका बेस क्या है, नेशनल रिसोर्सेज को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है ना। चलो 4 पॉइंट भी करोगे तो बहुत है, पाँचवा पॉइंट ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहते हैं आप लोग इसमें देख सकते हैं पाँचवा पॉइंट को, ठीक है। पाँचवा पॉइंट मुझे लग रहा है कि शायद इसके लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मैं फिर भी एक काम करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाँचों पॉइंट को एक बार दोबारा से कवर कर लूँगा। अभी फिलहाल के लिए आप 4 करो, बट जल्दी से अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भैया इसका शॉर्टकट देखें हम लोग, इसकी ट्रिक देखें, वो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आओ देखें जल्दी से ट्रिक, जो इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। और वो ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखें ध्यान से यहाँ पर, ट्रिक को, ठीक है ना। ट्रिक क्या बोलती है, चलो देखते हैं ट्रिक को ध्यान से।
इन पांचों पॉइंट को याद करने का, देखो मास्टर फॉर्मूला, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी में फोकस और मेथड सेट हो तो डिग्री मिलना मुश्किल नहीं है। सही बात है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपको बहुत अच्छे से फोकस है उसके ऊपर, उसकी मेथडोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आई कैन गारंटेड कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें ध्यान से, अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखो सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, यहाँ पर देखो सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे अगर इन पॉइंट्स को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो। अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा देखो थर्ड पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इन पॉइंट्स को रब कर देता हूँ जिससे आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा प्लॉट कर दूँगा इसको। ठीक है जी, आओ देखिए जरा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो इससे आपको थर्ड पॉइंट का लिंक मिल गया। ठीक है सर, ये तो मिट रहा है, उधर से दिख नहीं रहा। लो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा जूम कर देता हूँ तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और स्टडी की बात करें, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम आगे देखें, फोकस के अगर बारे में बात करें तो फोकस हमारा है सेकेंड पॉइंट। तो इससे हमारा स्टडी और फोकस बेसिकली देखो लाइन डाली हुई है ना पूरी, ये लाइन डाली हुई है, स्टडी और फोकस हमारे दोनों हो गए। इसके बाद में अगर हम लोग मेथड की बात करें तो मेथड हमारा है, बताओ मुझे कौन सा, फोर्थ पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अगर हम लोग सेट की बात करें तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है ना, और इसके बाद में अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो पांचों पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। देखो कितना सिंपल निमोनिक है कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी में अगर फोकस और मेथड सेट हो तो डिग्री मिलना मुश्किल नहीं है। देखो अगर ये लाइन आपको याद है तो आई कैन गारंटी है कि आप पाँचों पॉइंट को याद कर सकते हो। और अंदर का खेल तो आपको आता ही है, हमेशा अंदर का बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बाहर के जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब इसके पैराडॉक्सेस क्या है। ठीक है, पैराडॉक्सेस क्या है, देखो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर बात करें तब तक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है, बट वही अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो प्रॉब्लम हो जाती है। जल्दी से देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैराडॉक्सेस क्या है। पैराडॉक्सेस का मतलब क्या है, अपवाद, क्या कमियां हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में। ठीक है, चलो क्या कहता है, व्हाट इज ट्रू एट द इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी ट्रू एज अ इकोनॉमी एज ऑल। ठीक है, जो एक व्यक्ति के बेसिस पर सच है, ठीक है, बट वही अगर हम लोग पूरे देश के बारे में बात करें तो वो गलत साबित होता है। कहते हैं सर समझ में नहीं है, एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ एन इंडिविजुअल सेव लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम इट विल बी बेनिफिशियल ऑफ हिम। अगर कोई एक इंसान या कुछ लोग कहते हैं क्या नाम से अगर सेविंग करे तब तक तो उसके लिए फ़ायदा है। ठीक है, बट अगर सारी सोसाइटी सेव करना शुरू कर दे और कुछ भी ना खर्च करे तो क्या होगा, कंजप्शन लेवल गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है ना, एंड फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड। जब लोग कोई कहते हैं खर्च ही नहीं करेंगे, सेविंग्स ज़्यादा करते रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, कंजप्शन कम कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड कम होगी तो लोग सप्लाई कम करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम फॉल कर जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए सेविंग इज़ मोर डिजास्टर्स फॉर एंटायर सोसाइटी। तो ये एक इंसान अगर करता है माइक्रो लेवल पे तो ठीक है, बट यही अगर मैक्रो लेवल पे हो तो गलत होगा। ये पैराडॉक्सेस है कि कई बार माइक्रो और मैक्रो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी सर, आगे देखते हैं। उसने बोला इफ़ आर इंडिविजुअल, और एग्जांपल एक और, ये सेकंड एग्जांपल है हमारा। ठीक है, हमारे पास में फर्स्ट पहले ये हो गया। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल में उसने बोला इफ़ वन इंडिविजुअल विड्रॉज ऑल हिज फंड्स लाइंग इन द बैंक। अगर कोई एक इंसान अपने सारे के सारे पैसे बैंक से निकाल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट विल कॉज नो हार्म। ठीक है, बट अगर डिपोजिटर्स सारे के सारे अगर अपना पैसा बैंक से निकाल ले तो बैंक पैसा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक के पास में एक समय पे अगर 10 लोगों का अकाउंट है तो सिर्फ 3 या 4 लोगों के अकाउंट के पैसे होते हैं टोटल। ठीक है ना, क्योंकि हर कोई तो अपना अकाउंट बंद ही कराता है, अगर सारे बंद करने लगे तो पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो ध्यान से। उसने बोला है अ लेबरर कैन फाइंड अ एम्प्लॉयमेंट बाय एक्सेप्टिंग लोअर मनी। ठीक है ना, अगर कोई लेबरर है तो कहते हैं हमेशा वो चाहता है कि कहते हैं क्या नाम से उसको सस्ती लेबर मिले। ठीक है, बट इफ़ ऑल द लेबरर्स गेट लोअर वेज, बट अगर सभी लेबरर्स को कम पैसा मिलेगा तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हम लेबर भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है जो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से डिमांड करते हैं। अगर उनकी इनकम कम हो जाएगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो नेशनल इनकम गिर जाएगी। एक इंसान अगर करता है तो चलता है, बट सब अगर करना शुरू कर दे, मतलब माइक्रो लेवल पे अगर कोई काम होता है तो वो समझ
समझ में आता है और वो कई बार ठीक होता है, बट वही अगर मैक्रो पे हो जाए तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो उसने बोला है सच पैराडॉक्सेस अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, हाँ जी सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हमें समझ में आ गई कि अगर कोई चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे सही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी सही हो। ठीक है जी, हाँ जी सर। ठीक है, प्रोफेसर बोल्डिंग क्या कहते हैं इस बात को, तो वो कहते हैं इनका डिफरेंस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल के थ्रू है। बहुत ध्यान से समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स बात कहते हैं वो बहुत रिसर्च्ड बात होती है और उस रिसर्च बात को आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या है। वो कह रहे हैं कि एक ट्री और फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लो। हमने कहा ठीक है सर, आप ट्री और फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दे दो। वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम just as a forest composed of many trees, likewise an economy is an aggregation of innumerable individuals। ठीक है, तो वो कहते हैं जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, सभी इंडिविजुअल्स को मिला के तो कहते हैं एक इकोनॉमी बनती है, एक देश बनता है पूरा। ठीक है, तो उसने क्या बोला यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड फॉरेस्ट आर एन इंडिविजुअल ट्री मे डाई बट अ फॉरेस्ट गोज ऑन फॉर एवर। एक पेड़ या दो पेड़ टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, फिर नए पेड़ उगते हैं। तो उसने बोला पेड़ मरते भी हैं, ठीक है ना, बट फॉरेस्ट कभी नहीं मरता। ठीक है, फॉरेस्ट हमेशा रहता है क्योंकि फॉरेस्ट इज कंप्राइजेस ऑफ मैनी ट्रीज। ठीक है ना, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, ठीक है ना, बट क्या देश कभी खत्म होता है? देश कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट ए है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न अ ट्री बट अ फॉरेस्ट आर सब्जेक्ट टू फायर क्विकली। देखो अब एक अभी तक क्या था, सिंगल पॉइंट जो था उसके बेसिस पे बड़ा पॉइंट जो मतलब माइक्रो लेवल पे जो बात सही थी वो मैक्रो पे गलत हो गई थी। अब मैक्रो लेवल पे पॉइंट सी में अगर आप देखोगे ध्यान से, सॉरी पॉइंट बी में अगर आप देखोगे तो मैक्रो लेवल पे जो बात सही है वो माइक्रो लेवल पे गलत हो गई। यही पैराडॉक्स है ना जो प्रोफेसर बिल्डिंग साहब समझाना चाहते रहे। प्रोफेसर बोल्डिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी आप देख लेना, स्पेलिंग आपके सामने, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि एक पेड़ को जलाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जबकि पूरे जंगल में आग लगना बहुत आसान है, जिसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। ठीक है ना, एक पेड़ को अगर आप जलाने की कोशिश करो तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल होता है एक पेड़ को जलाना क्योंकि उसकी गीली लकड़ियाँ होती हैं, गीले पत्ते होते हैं। बट ये अगर जंगल को जलाना तो जंगल के जंगल जलते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर की बात देखी, अभी उत्तराखंड के अंदर भी फॉरेस्ट फायर है। ठीक है ना, तो उसने वो बोला इट इज़ डिफिकल्ट टू burn a tree but a forest are subject to fire quickly। ठीक है ना, an individual tree has no effect on the climate of the neighborhood but a forest does affect the climate। देखो हम लोग जानते हैं कि जंगलों की वजह से ही बारिश होती है। ठीक है ना, तो वो साइंस की बात है। ठीक है, कहते हैं एक पेड़ कभी भी किसी भी क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं कर सकता, बट अगर सारे पेड़ कट जाएं या सारे पेड़ जो कहते हैं के नाम से अगर इफेक्ट हो जाए तो पक्का क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ेगा। तो यही वो बात समझाना चाह रहे हैं एक पेड़ और फॉरेस्ट के थ्रू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल ट्री वेयर एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फॉरेस्ट। ठीक है, द सेम डिफरेंस आर फाउंड इन द माइक्रो एंड मैक्रो, दस मेनी टाइम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मे अपीयर बी अंडरगोइंग चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द एग्रीगेट। वही मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो के लिए जो बात सही है वो मैं ज़रूरी नहीं है मैक्रो के लिए भी सही हो। ठीक है ना, और बाकी इसमें भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहीं तक ही पढ़ लो आप, बहुत है बस खाली आपके लेवल पे, पर फिर भी आप इसको पढ़ लो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं आपको नंबर दूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। चलो, वट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जो स्टडी करेंगे ये चैप्टर्स बनेंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप इंडेक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं आपको हमेशा से बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ, ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आपको शॉर्ट में बोल दूं तो ये आपके पास में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, तो सी क्या है, सी आपका कंजप्शन, देखा होगा अभी आपने पहले भी थ्योरी के अंदर आया। ठीक है ना, आई का क्या है, इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, प्लस एक्स माइनस एफ का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स, इसको बोलते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हम जितना बाहर बेचते हैं और बाहर से जितना खरीदते हैं उसका एक नेट फिगर। जैसे हमने 200 रुपये का बाहर माल बेचा बट 150 का खरीद लिया बाहर से, तो अल्टीमेटली 50 रुपये का भाई हम 50 का ही खरीदा हमने। ठीक है ना, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो उसने बोला है कि व्हाट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स,
हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे, दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मीन्स डायमेंशन, इट मीन्स इशू और प्रॉब्लम्स, इट मीन्स इश्यूज और प्रॉब्लम्स। क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम लोग बनाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उस सबको हम लोग देखते हैं। तो वो कहता है कि क्या क्या पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या करती है, ठीक है। नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करती है अलग अलग एलिमेंट्स को, ठीक है, जो कि पूरे देश की होती है, मेजरमेंट जो मेज़र करती है पूरे देश की इकोनॉमी को, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स को जो रिलेट करती है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोग रोजगार हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। और कितना पूरे देश के अंदर इफेक्टिव डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, कितनी पूरे देश में सप्लाई है, कितनी पूरे देश में खर्च होता है, एग्रीगेट कंजप्शन है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी सेविंग होती है, एट्सेट्रा। ये हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे, तो देश में कितना लोग पैसे की डिमांड करते हैं, कितनी बैंक सप्लाई कर पाती है उसको, आरबीआई, ठीक है ना। और क्या क्या डिफरेंट लेवल हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है मनी की थ्योरी को, ठीक है, और बैंकिंग की थ्योरी को और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। उसके बाद में जनरल प्राइस लेवल हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, ठीक है, सस्ताई है या महंगाई है, मतलब आपके रुपये की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर डॉलर के मुकाबले इस समय जो रुपये है वो उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। बट अभी कुछ दिनों के बीच में जैसे अमेरिका के अंदर जो राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसके चक्कर में इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ी है, या जो हमारा लॉकडाउन खोला उसकी वजह से, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी स्टडी करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, कैसे डेवलपमेंट की जाए एज अ पॉलिसी, ठीक है। तो जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। अगेन मैं इसको एक वर्ड में समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इट नीड्स अ होल चैप्टर, इट नीड्स अ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बोलोगे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग फिस्कल पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कैसे कितना इंटरनेशनल ट्रेड है, कितना टैरिफ है। जैसे हम चाइना से कितना ट्रेड करते हैं, चाइना से हम ऑलमोस्ट 79 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी है, एक्सपोर्ट मतलब बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं 79 बिलियन डॉलर्स का, और 34 बिलियन डॉलर्स का हम शायद उनको बेचते हैं कुछ, ठीक है ना। और प्लस जब हम खरीदते बेचते हैं तो उस पर टैरिफ लगते हैं, टैरिफ का मतलब है टैक्सेस, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इन्हीं पॉइंट्स को आप कंसाइज करो, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि आप मेरे साथ अच्छे से इस बात को समझो, और प्रॉब्लम होती है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरा नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, इन केस अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, या मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, कभी भी फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।